आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है VBT, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये दी थी पॉलिंग ने 1931। तो इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो नंबर 1 पोस्टुलेट इसका जो है एनी सेंट्रल मेटल एटम of the ion must have vacant orbitals to accept lone pairs donated by तो पहला पोस्टुलेट क्या है VBT का? एनी सेंट्रल मेटल एटम और आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके लिए कंपलसरी क्या है? उस वैकेंट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, उसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, क्योंकि वो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और डोनेट कौन करेगा? उसको लिगेंड करेगा। तो ये पहला पोस्टुलेट था VBT का। और सेकंड पोस्टुलेट जो है एनर्जी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल must be same or nearly same to undergoes hybridization। जो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, उनकी एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए जब वो अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है इफ n-1 d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखते हैं हम इसको, आप नोट भी कर सकते हैं। इफ n-1 d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस in hybridization, inner orbital complexes are formed। तो क्या लिखा मैंने? if n-1 d orbital takes place in hybridization, inner orbital complexes are formed। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये जब n-1 d ऑर्बिटल टेक्स प्लेस करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे। तो यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूंगा। ये हमारे पास आ गया n-1 d, ये ns एंड ये हमारे पास है। तो d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। S में 1 और P में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। ये मैंने पहले भी आपको चार्ट दिखाया था, अगर आपने उस चार्ट को लर्न किया होगा तो आपको एक इजी हो जाएगा यहां पे। तो D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास डी के दो, एक एस का और तीन पी के,
पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसे हम बोलेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो D कितने आए 2, एक S का, और P के कितने आए 3 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही लिखा था मैंने, इफ n-1 d orbitals takes place in hybridization, inner orbital complexes are formed। और ये जो inner orbital complexes है, these are formed due to the presence of strong field ligand। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे इन्हीं को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये था हमारा पॉस्टुलेट नंबर 3 VBT का। और जो अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो है, अगर हम if anti-orbital participants, अगर हमारे पास एंटी-ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो पहले हमने देखा if n-1 d, तो क्या हुआ वहां पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उनका नाम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब अगर हमारे पास एंटी-ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो the complex formed are called outer orbital complex। अगर एंटी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं outer orbitals complexes are formed due to the presence of weak field ligands are called as high spin complex। तो क्या लिखा, इफ एंटी ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। जब हमारे पास लिगेंड वीक फील्ड होगा तो उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ये हमारे पास n-1 d, ये ns, ये np और ये nt, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि एंटी ऑर्बिटल्स। तो d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, तो s में हमारे पास 1, p में हमारे पास 3 और d में हमारे पास 5। अगर हमारे पास हमने क्या लिखा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और फॉर्मेट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा था। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन 6 मैंने बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आई थी D2sp3। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम यूज करेंगे तब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। इसका मतलब ये है अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे, एक S का, P के 3 और D के 2, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे हमारे पास sp3d2। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनेगी तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और वहां पे लिगेंड क्या होगा, मोस्टली जो होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ये था हमारे पास VBT, ये इसके पोस्टुलेट थे। अब हम VBT जो है
इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे हम इससे हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर और स्पिन, मल्टीप्लिसिटी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनकी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम, हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो है हमारे पास K4Fe(CN6). तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, उसके बाद हमें मैग्नेटिक नेचर देखना है इसका, उसके बाद हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, उसके बाद हमें स्पिन, मल्टीप्लिसिटी देखना है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। हम सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढेंगे। तो हमारे पास यहां पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आयरन है। उसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो ये हमारे पास पोटेशियम 4 प्लस सेंट्रल मेटल का X, 6Cn का -1 इक्वल्स टू 0, वो आएगा 4 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0, -2 प्लस X इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू 2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या निकले हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, दैट मींस हमारे पास यहां आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो जब आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, वो आर्गन 18 3d6 4s2 अलायंस में पढ़ चुका है, जो प्रिंसिपल आपने वहां पे पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाती है। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं दिख रहा हूं यहाँ पे Fe2 पर। तो हमारे पास 2 जो है इसे लूज कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 3d6। तो हमारे पास 3d 4s एंड 4p, S में 1 और P में 3। तो हमने फिर कितने करने हैं, 3d6। तो हम करते हैं D के 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे फिर तो हमने कर दिए, मगर हमने लिगेंड को देखना है। हमारे पास लिगेंड कौन सा लगा है, Cn, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको पेयर्ड करता है। तो हमारे पास यहां पे अनपेयर्ड कितने हैं, 4 है। इसका मतलब ये इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इसके साथ पेयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3d ये हमारे पास 4s एंड ये हमारे पास 4। तो अब हम सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास यहां पे क्या है, वो है 6। इसका मतलब हमारे पास यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है या हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी या sp3d, जो मैंने पहले बोला था फॉस्फेट में। अब हमने क्या देखा, यहां पे कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, D के यूज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2 D के हो रहे हैं, 1 s का हो रहा है और 3
पीछे हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे D2 एक S और P के 3, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें आएगी D2sp3। तो हमें पता चल गया इस कंप्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन जो आई वो हमारे पास आई D2sp3। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई तो हम इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, जो मैंने पहले चार्ट दिखाया था आपको। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक नेचर, उसके बाद हमने मैग्नेटिक नेचर बोलना है इसको, इस कंप्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर क्या है? मैग्नेटिक नेचर मींस ये कंप्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक हम कब होते हैं? पैरामैग्नेटिक हम तब बोलेंगे जब हमारे पास अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डायामैग्नेटिक हम तब बोलेंगे जब हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब हम इस यहां पे देखेंगे हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, सारे पेयर्ड है। इसका मतलब ये जो कंप्लेक्स होगा ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होगा। तो इस कंप्लेक्स का हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगाया D2sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन पता चला तो हमें इसकी ज्योमेट्री भी पता चल गई कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल है। जब ज्योमेट्री का पता चला उसके बाद हमने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था, इसका मतलब ये कंप्लेक्स हमारे पास डायामैग्नेटिक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, इसका मैग्नेटिक नेचर भी बता दिया। अब हमारे पास हम इसकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी भी बता सकते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी तो कैसे बताते हैं? इसके लिए हमारे एक पास फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं 2s+1। s ये है कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड है। तो हम इस कंप्लेक्स में देखेंगे हमारे पास अनपेयर्ड कोई नहीं है, इसका मतलब 2 × 0 + 1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक इसकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी जो होगी वो 1 होगी। तो उसके बाद स्पिन मल्टीप्लाइसिटी भी हो गया, फिर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट, तो जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है n × n+2। तो हम n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 0 है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास वो 0। तो ये था हमारे पास एक कंप्लेक्स। हमने सबसे पहले इसको क्या किया? हमने इस कंप्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढा। जब हमने सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढा तो उसके बाद हमने क्या किया इसमें? उसके बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तो हमने आयरन देखा वो Fe2 फॉर्म में था, तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हमारे पास इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। जब Fe2 फॉर्म में था, 2 यहां से हमारे पास लूज कर गया तो हमारे पास 3d6 बचे, तो हमने 3d में उनको फिल किया। तो हमारे उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है। तो हमने यहाँ पे दिखाया ये पेयर्ड कैसे हुए। जब ये पेयर्ड हो गए तो हमारे पास यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब हमने यहाँ से निकला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास डायामैग्नेटिक है, और इसका हमने स्पिन मल्टीप्लाइसिटी भी निकाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला। तो उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है
वो कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास K3Fe3CN6। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढो, वो हमारे पास यहाँ पे आयरन है। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो ये हमारे पास 3 + x + 6 - 1 = 0, 3 + x - 6 = 0, -3 + x = 0 and x = 3। तो यहां पे आयरन जो है वो +3 स्टेट में। तो उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है R1 18 3d6 4s2। तो यहां पे इसने कितने लोज किए हैं? 3 किए हैं। इसका मतलब यहां पे हमारे पास बच गया 3d5। तो 3d5 हम इनको फिल करेंगे। ये हमारे पास D आ गया, ये हमारे पास 4s और ये हमारे पास 4। तो हमारे पास कितने हैं? 5 है। हम इसको फिल करते 1 2 3 4 5। तो जब हमने फिल किया उसके बाद हमारी नजर जो है वो होनी चाहिए लिगेंड की तरह। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। और यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है। तो हम कैसे करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर भी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये हमारे पास आ गया 4s और ये हमारे पास बच गया। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की जब देखेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है D2sp3 और sp3d। तो यहां पे कितने ऑर्बिटल्स d के हमें वैकेंट रहे? 2 रहे। इसका मतलब इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, n-1d यूज हो रहा है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। तो ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चल गया, ज्योमेट्री भी हमें पता चल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी पता है हमारे पास। अब अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे वो हमारे पास फार्मूला होता है 2s + 1 2 s की जगह लगाएंगे हम 1/2 + 1। वो इसलिए क्योंकि हमने स्पिन क्वांटम नंबर 11th में पढ़ा है। स्पिन क्वांटम नंबर जब हमारे पास एक अनपेयर्ड होगा तो स्पिन होगी 1/2, अगर 2 होंगे तो 1/2 1/2, अगर 3 होंगे तो फिर 1/2। तो इसलिए मैंने s की जगह यहाँ पे लगा दिया एक अनपेयर्ड 1/2। ये यहाँ से कैंसिल होगा 1 + 1 ये 2। इसका मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास जो है वो 2 है। उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n × n + 2 जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू। तो n हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक है 1 × 1 + 2 वो आएगा 1 3। तो हमारे पास म्यू = कितना निकला? √3 bm जो इसका यूनिट है उसे हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स। हमने इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखा, D2sp3 निकली और ज्योमेट्री देखी, वो ऑक्टाहेड्रल आई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 निकली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने निकाल लिया +3,
में आया था। तो अब लास्ट पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने देखा, वो हमारे पास √3 आया। तो इसका अब मैग्नेटिक नेचर, इस कंप्लेक्स में क्या होगा। तो हम यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। तो हमने यहां पे देखना है, तो 3D में कितने हैं, एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये कंप्लेक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक है। तो जो पहला हमने डिस्कस किया था, हमारे पास कंप्लेक्स जो था K4Fe(CN6), ये हमारे पास डायमैग्नेटिक आया था, और ये कंप्लेक्स हमारे पास पैरामैग्नेटिक आया, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसलिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई दिस कंप्लेक्स इज डायमैग्नेटिक एंड दिस पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो कल हम और डिस्कस करेंगे, और कंप्लेक्स लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे 1 by 1, उनका मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, सुपरमैग्नेटिक। थैंक यू।